साथियों नमस्कार। साथियों अपने जो भारतीय भूगोल की क्लासें चल रही थी उस भारतीय भूगोल की क्लासों में हम पहुंच चुके थे भारत की नदियों में, और नदियों के हम पढ़ चुके हैं। 3 नदियां पढ़ चुके हैं, चौथी नदी चल रही थी अपने सिंधु नदी की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आज हम सिंधु नदी की पूरी कर देंगे। और थोड़ी सी आपसे आशा चाहता हूं कि जो आप प्यार और जो मुझे ऊर्जा दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी उस प्यार और ऊर्जा को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और अपने मैंने वादा किया कि आपको प्रतिदिन क्लासें मिलेगी। कोई अगर कोई अपनी समस्या हो जाती है जिसकी वजह से कोई क्लासों में मिस्टेक हो जाए या फिर कोई इंटरनेट की दिक्कत हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी 90% क्लासें आपके लिए डेली मिलती रहेगी। आज हम बातें करेंगे, वो किसकी करेंगे? आज हम बातें करेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों से लेकर। आज हम किसकी बात करेंगे? सिंधु नदी क्या सहायक नदियों से लेकर। नदियों से लेकर इसकी बातें करेंगे। बातें करने के लिए हमें थोड़ी सी बात पहले बता देता हूं आपको कि सिंधु नदी के ऊपर सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता किया गया था सन 1960 के अंदर। क्या किया गया था? सन 1960 के अंदर सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता किया था, जिसे क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु जल समझौता। यह सिंधु जल समझौता हुआ था किस किस के मध्य? ये हुआ था भारत प्लस किसके मध्य? पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता विवाद चल रहा था। उस विवाद का निपटारा हुआ था सन 1960 के अंदर। उसे हम क्या कहा जाता है? सिंधु जल समझौता कहा जाता है। इस दिन 2 समझौते हुए थे। पहला समझौता क्या हुआ था कि सिंधु की 5 सहायक नदियां, उन 5 सहायक नदियों को लेकर विवाद चल रहा था, और ये सिंधु खुद कुल मिला के 6 सहायक नदियों को लेकर क्या विवाद चल रहा था। उस जल को विवाद का निपटारा करने के लिए कहते हैं इस दिन 2 समझौते हुए थे। पहला समझौता क्या हुआ? पहला समझौता हुआ था, उसके अंदर क्या शर्त रखी गई थी? जो सिंधु है, सिंधु प्लस दूसरी नदी है, नदी का नाम क्या है? झेलम, और झेलम के बाद में तीसरी नदी का नाम क्या? चेनाब। 3 ये नदियां एक, और इसी के अंदर एक दूसरा पहला जो समझौता हुआ इसके अंदर क्या है? सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका कितना परसेंटेज पानी? इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। किस दिन हुआ थी ये बात? ये बात हुई थी सन 1960। 1960 के अंदर कह दिया गया था कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों का 80% पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। लेकिन इसी का कितना परसेंटेज? इसी का 20% पानी जो पीछे बचा है वो कौन यूज करेगा? वो करेगा भारत। एक तो ये पहला समझौता हुआ। इसी दिन एक दूसरा जल समझौता हुआ, उसे भी सिंधु जल समझौता ही कहा जाता है। इसके अंदर क्या शर्त रखी गई? इसके अंदर शर्त रखी गई थी, एक नदी है, नदी जो सिंधु की सहायक नदी का नाम क्या है? रावी। रावी के बाद दूसरी नदी है, नदी का नाम क्या है? व्यास। और व्यास के बाद तीसरी जो नदी है, नदी का नाम क्या है? सतलज। ये 3 नदियां पीछे बच गई। इन 3 नदियों का कितना परसेंटेज? इन 3 नदियों का 80% पानी। इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? भारत। प्लस पीछे बचा कितने प्रतिशत पानी? 20% पानी। ये 20% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। कहने का इस दिन सन 1960 के अंदर एक जल समझौता, और इसे क्या कहा गया? सिंधु जल समझौता। वो किस किस देशों के मध्य था? कौन कौन से देशों के मध्य था? भारत व पाकिस्तान के मध्य। इसके अंदर क्या शर्त रखेगी कि पहली जो दो समझौते हुए थे, पहला समझौता क्या हुआ? सिंधु, झेलम, चिनाब है, इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। पीछे बचा कितना? 20% पानी है वो कौन यूज करेगा? भारत करेगा। इसके इसी दिन दूसरा समझौता क्या हुआ कि सिंधु की जो 3 सहायक नदियां पीछे बचती है, रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% पानी है वो तो कौन यूज करेगा? भारत। पीछे बचा कितना? 20% पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। इस प्रकार से क्या 2 समझौते हुए थे। आज हम बातें करेंगे इन सहायक नदियों को लेकर ही बातें करेंगे। देखो किस प्रकार से बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यह समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1960 के। यही जो मैंने नदियां लिखी है, इसी नदियों की हम चर्चा करेंगे। पहले मैं रेखा चित्र बना लेता हूं, यहां पर रेखा चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे। बस बड़ा सा रेखा चित्र बना लेते हैं।
बस, इससे ज्यादा अपने कोई जरूरत नहीं है। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, इतनी ही बात रखनी है। ऊपर से नदी जा रही थी जो कल मैंने बताई थी, नदी का नाम क्या था, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक नदी जा रही थी, उस नदी का नाम बताया था मैंने सिंधु। इसकी बात हम लगभग कल की क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद में जो दूसरी एक इसकी सहायक नदी है, ऊपर से जाती है यहीं से, और वो यहां से होते हुए इस प्रकार से ऐसे यहां तक आती, इसको यहीं पर छोड़ दो। नदी का नाम क्या है जी? नदी का नाम है, यहां पर लिखा, नदी का नाम क्या है? झेलम। नदी का नाम क्या है? झेलम। झेलम नहीं कहने से आप क्या कह सकते हो? वितस्ता भी कह सकते हो। झेलम का एक दूसरा नाम क्या है? वितस्ता। कहने का क्या है? कौन से राज्य से हम कह सकते हैं इस नदी का उद्गम होता है? कौन से राज्य से? उद्गम की अगर बात की जाए तो इस नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर राज्य से। कहां से होता है? जम्मू कश्मीर राज्य का। जम्मू कश्मीर के अंदर एक दर्रा है, दर्रे का नाम है पिरंपजाल। क्या नाम है? पिरंपजाल दर्रा, जो जास्कर के पास में ही पड़ता है। पिरंपजाल, या फिर यहां पर एक छोटी सी और स्थान है जिसे कहते हैं गिरिपद। क्या कहते हैं? गिरिपद। पिरंपजाल या फिर गिरिपद नामक स्थान से एक नदी का उद्गम होता है, जहां पर एक छोटा सा झरना बना है। झरने का नाम है वेरीनाग। क्या नाम है? इसे बेरीनाग या वेरीनाग कैसे? बेरीनाग। झरने का नाम क्या है? बेरीनाग झरना। कहने का कि इस नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है? राज्य का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। यहां से जम्मू कश्मीर तो प्राचीन आज तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर रखो। कौन से दर्रे से? दर्रे का नाम है पिरंपजाल। पिरंपजाल के पास एक छोटी श्रेणी है, श्रेणी का नाम है गिरिपद श्रेणी, और वहां पर एक झरना है। इस पिरंपजाल दर्रे से झरना चलता है, और झरने का नाम क्या है? बेरीनाग झरना। इस स्थान से क्या है? इस नदी का उद्गम होता है, जिसे क्या कहते हैं? झेलम, या फिर क्या कहा जाता है? वितस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी यहां से निकलते हुए कहते हैं कहा, जम्मू कश्मीर की जो प्राचीन राजधानी थी, राजधानी का नाम क्या था? श्रीनगर। क्या नाम था? श्रीनगर। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसी राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। इस श्रीनगर के पास में कहते हैं कि इस झेलम नदी का पानी क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? इकट्ठा। इस श्रीनगर को किसने बसाया था? तो मौर्यों को इतिहास में आप पढ़ते हो, वैसे तो मेरे से ज्यादा आपको इतिहास का अच्छा नॉलेज होगा। तो श्रीनगर का किसने बसाया था? तो मौर्यों के शासक सम्राट अशोक ने इसका क्या बसाव किया था। तो इसी श्रीनगर के पास में कहते हैं कि झेलम नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर वहां पर कहते हैं एक झील का निर्माण होता है। क्या हो जाता है? झील का निर्माण। और उस झील का नाम है क्या? वुल्लर झील। क्या नाम है झील का? वुल्लर झील। अब देखो, इस राजस्थान के मरुस्थल की अगर बात की जाए, राजस्थान के मरुस्थल के अंदर सबसे बड़ी अगर पानी की किल्लत देखी जाती है, वो देखी जाती है कौन से ऋतु के अंदर? देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, कहने का जून, जुलाई, अगस्त, इस माह के अंदर क्या है? इस राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या होती है, वो होती है पानी की। लेकिन कहां? इस जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पानी की कमी होती है, वो कौन से माह में होती है? वो होती है शीत ऋतु में, कहने का दिसंबर और जनवरी में, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के अंदर यहाँ पर नदियां हैं, यहाँ पर झीलें और सारी क्या करते हैं? जम जाती है, और जमने की वजह से उनको क्या पानी और तरल के रूप में नहीं प्राप्त हो पाता। तब कहते हैं कि इस श्रीनगर को शीत ऋतु के अंदर पानी, पेयजल मतलब जल की पूर्ति करने के लिए इसी वुल्लर झील के अंदर कहते हैं एक परियोजना बनाई गई। कहने का यहां पर क्या बनाया गया? एक बांध बनाया गया। बांध का नाम क्या है? यहां पर इस पानी को रोकने के लिए एक बांध बनाया गया। बांध का नाम क्या है विद्यार्थियों? बांध का नाम है तुलबुल। तुलबुल बांध। तुलबुल बांध किस राज्य के अंदर? जम्मू कश्मीर राज्य। इस नदी के अंदर है झेलम नदी, या फिर क्या कह सकते हो? वितस्ता नदी। और कौन सी झील पर बना है? वुल्लर। वुल्लर भारत की कह सकते हो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील भी है, जिसका नाम क्या है? वुल्लर। इस तुलबुल बांध के द्वारा ही यहां पर एक परियोजना शुरू की गई है। उस परियोजना का नाम भी क्या है? तुलबुल परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलबुल परियोजना कहा जाता है। इस तुलबुल परियोजना के द्वारा श्रीनगर या फिर कह सकते हो जम्मू कश्मीर को शीत ऋतु के अंदर पेयजल पूर्ति करने के लिए यहां पर एक परियोजना बनाई गई है। उस परियोजना क्या कहा जाता है? तुलबुल परियोजना कहा जाता है। तुलबुल परियोजना कहां पर बनाई गई है? आप कहते हो
झेलम नदी श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई गई। कौन सी झील पर? वुल्लर झील, जो उत्तरी भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। नाम क्या है? तुलपुर। इसके बाद में बात करते हैं तो इसी क्या है कि इस झेलम नदी की एक सहायक नदी जो किस दिशा से आती है? पाकिस्तान से आती है। और पाकिस्तान से आकर किसकी सहायक बनती है? कहते हैं कि झेलम की सहायक बनती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है किशन गंगा। क्या नाम नदी का? किशन गंगा। किशन गंगा एकमात्र ऐसी नदी जो पाकिस्तान से जल कहलाती है, भारत के अंदर लाती है। और जैसे ही नदी क्या भारत में प्रवेश करती है तो कहते हैं भारत वाले वैसे तो क्या कुछ एडवांस है, तो ये क्या करती है, ये नदी जैसे भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद इस नदी का पानी झेलम में जाएगा, झेलम में वापस ये पानी कहां जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। तो भारत वालों ने कहते हैं होशियारी दिखाते हुए इस किशन गंगा नदी पर क्या एक परियोजना बना दी। क्या बना ली? परियोजना। और परियोजना बनाकर इस पानी को रोककर यहीं पर क्या पानी की खपत करने की कोशिश की। परियोजना का नाम ही क्या रख दिया? किशन गंगा परियोजना। ये परियोजना जैसे बनी कि पाकिस्तान वालों कहते हैं विवाद शुरू कर दिया, कहे कि भाई हमारी नदी एक ही नदी है हर देश का, अगर ऐसा देखा जाए आपके देश से कितनी नदियां आती है, ठीक है, तो हमने तो परियोजना नहीं बनी, भारत का बना लो। तो बना सर पानी भारत की दिक्कत है, भारत को परेशानी होगी, परेशानी कठिन सी। अगर चीन ना बना दो हमारी परेशानी हुए, अगर थे बना भारत की परेशानी में, तो छोटा सा पानी करते फिर भी ना कोई नहीं, तुम पानी पूरी नदी नहीं खत्म कर दे बोले क्यों मना करना। तब कहते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य ये परियोजना क्या है? एक विवाद का कारण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर राज्य की पहली परियोजना जो पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद का कारण बनी है उसका नाम क्या है? किशन गंगा परियोजना। जो किसकी सहायक नदी है? नदी का नाम क्या है? झेलम या फिर वितस्ता की सहायक नदी। इसके बाद में दूसरी एक नदी आती है ऊपर से, इसको साफ कर दो, ठीक है। इसके बाद में अगर इसका विस्तार देखा जाए भारत के अंदर देखा तो एक ही राज्य में, देशों में देखा जाए भारत और पाकिस्तान दो देशों के अंदर इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है। बात करते हैं इसके बाद में दूसरी नदी आती है, ये भी साफ कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो। दूसरी नदी का नाम क्या है? दूसरी नदी का नाम है चेनाब। क्या नाम है? चेनाब। पहले का नाम झेलम, झेलम को वितस्ता, और चिनाब को इसको चेनाब कहते हैं, लेकिन चेनाब ये चेनाब का दूसरा नाम क्या रहता है? अस्सी कली। क्या नाम रहता है? अस्सी कली। इसको चेनाब को आप अस्सी कली नदी के नाम से भी जान सकते हो। अब देखो ये नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है कहते हैं पाकिस्तान सॉरी चीन से आती है। चीन से दो भागों के अंदर आती है, दो धाराएं आती है इस प्रकार से। चीन से इस प्रकार से क्या दो धाराएं आती है ऐसे, और भारत के अंदर प्रवेश करके और वापस क्या आगे इस प्रकार से ऐसे चली जाती है, ऐसे इस प्रकार से यहां मिल गई। आगे क्या है? सीधी सीधी कहां चलेगी? दूसरे कलर से क्यों क्या नहीं दिख रहा हो, चलो इस कलर से कर देता हूं। ये देखो इस प्रकार से क्या सीधी सीधी कहां? इस सिंधु के साथ जाकर मिल गई। कहां से गुरुजी? चीन से दो धारा थी, एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? चंद्रा। दूसरी जो सरिता आती है उसका नाम क्या है? भागा। चंद्रा और भागा दो धाराएं जैसे पाकिस्तान सॉरी चीन से क्या है भारत के अंदर प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम क्या है? तंडी। क्या नाम है स्थान का? तंडी नामक स्थान से कहते हैं कि चंद्रा और भागा दो सरिताएं भारत में प्रवेश करके यहां पर एक दर्रा है, दर्रे का नाम क्या है? दर्रे का नाम है बारालाचा। क्या नाम है? बारालाचा दर्रा, जो कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। कहां? हिमाचल प्रदेश में तंडी नामक स्थान से चंद्रा और भागा दो धाराएं क्या करती है? प्रवेश करती है। जैसे किस स्थान दर्रे में बारालाचा दर्रे किससे क्या है भारत के अंदर आगे क्यों बढ़ती है, तो यहां पर दोनों धाराएं क्या कर जाती है? मिल जाती है। मिलने के बाद ये क्या कहलाती है? ये कहते हैं चेनाब। पहले क्या थी? चंद्रा और भागा दो अलग अलग सरिताएं थी। किस स्थान से प्रवेश की? तंडी स्थान से। कौन से दर्रे के पास आप चेनाब नदी का निर्माण हुआ? तो बारालाचा हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है? चेनाब नदी का निर्माण होता है, जिसे आप क्या कहते हो? अस्सी कली नदी के नाम से भी पुकारते हो। और यहां से होते हुए किसके अंदर? तो ये कह सकते हैं उद्गम। उद्गम का देखा जाए उद्गम चीन देश के अंदर होता है, चीन या फिर तिब्बत के पठार कह सकते हो, और वही कैलाश पर्वत के दक्षिण के अंदर से होता है। लेकिन भारत में इसका चेनाब का निर्माण कहां होता है? तो बारालाचा दर्रे के पास में। इसका विस्तार की बात की जाए, क्या बात की जाए? विस्तार दो देश तो है ही है, लेकिन भारत के लिए दो राज्य रहती। पहला तो कौन सा है?
हिमाचल। और हिमाचल के बाद दूसरा जो राज्य रहता है उस राज्य का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। हिमाचल और जम्मू कश्मीर दो राज्यों के अंदर क्या है? बहती है, जो सिंधु की या फिर कह सकते हो सिंधु में सीधा क्या है? सिंधु में सीधा जल गिराने वाली, भारत से आने वाली सबसे लंबी नदी है। सिंधु सीधा सिंधु जल गिराने वाली तो क्या है? इधर से पाकिस्तान से भी आती है, लेकिन भारत से सीधा जल गिराने वाली एक नदी है। नदी का नाम क्या है? चिनाब। जो आप इसका सीधा ऐसे नहीं कह सकते इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, कि लंबी सहायक नदी है वो तो आगे आएगी कौन सी? सतलज नदी है, लेकिन सीधा जल गिराने वाली कौन सी नदी है? चिनाब नदी। इस नदी पर मुख्यतः 3 परियोजना बनाएंगे। कितनी परियोजना बनाएगी? 3 परियोजना बनाएंगे। एक तो बनाएगी आपके कहां पर, सॉरी 2 तो बनाएगी आपके हिमाचल के अंदर। कहां पर बनाएगी? हिमाचल के अंदर। इस प्रकार से 2 परियोजना बनी है हिमाचल के अंदर, लेकिन एक परियोजना कहां बनी है? जम्मू कश्मीर के अंदर। देखो ये 2 परियोजनाएं अलग अलग, ये 2 परियोजना जो आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। 2 तो कौन से? हिमाचल के अंदर। हिमाचल के अंदर देखा जाए तो कौन कौन सी है? एक परियोजना का नाम तो है, इसका नाम है सलाल, और एक परियोजना है जिसका नाम क्या है? सलाल और दुलस्ती। सॉरी बगलिया, बगलिया। सलाल और बगलिया ये दोनों परियोजना किस राज्य के अंदर है? हिमाचल प्रदेश राज्य का है। लेकिन नदी कौन सी है? नदी का नाम है चिनाब। लेकिन तीसरी जो परियोजना बनाई है उस परियोजना का नाम है दुलस्ती। कौन सी है? दुलस्ती। ये परियोजना किस राज्य के अंदर? ये परियोजना है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। ये परियोजना कहते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या बनी है? विवाद का कारण बनी है। पहले तो किशनगंगा जो जम्मू कश्मीर में झेलम या फिर किशनगंगा नदी बनी हुई थी वो थी क्या? भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण। लेकिन चिनाब नदी पर जो दुलस्ती परियोजना है वो भी क्या? भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या रहती है? गुरुजी विवाद का कारण रहती है। इसके बाद में बात करें तो अगली जो नदी है, नदी का नाम क्या है? इसका स्क्रीनशॉट तो फिर आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो कितनी नदियां पढ़ ली? 2 नदी पढ़ ली। इसके बाद में अगर तीसरी नदी की बात की जाए, यह भी साफ रहता। तीसरी नदी की अगर बात करूं, नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है रावी। रावी कह दो या फिर इसका नाम है इरावती। इरावती या फिर इसका दूसरा नाम भी है परुषणी। क्या नाम है? परुषणी। इरावती, रावी या फिर परुषणी इसी एक का ही नाम ही है, ध्यान रखना। कहने का रावी नदी के पूछ सकता है, रावी नदी की बजाय आपको इरावती पूछे तो भी एक ही बात है, और परुषणी पूछे तो भी एक ही बात है। इसी के ही क्या गुरुजी अन्य नाम रहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ये नदी कहां से, किस राज्य से निकलती है। पहली बात तो आती है उद्गम। किसकी बात आती है? उद्गम। उद्गम की बात करें तो राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कहते हैं एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है कुल्लू पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कुल्लू पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश राज्य और पहाड़ी का नाम क्या है? कुल्लू पहाड़ी। कुल्लू पहाड़ी के बाद में एक छोटी सी घाटी है, घाटी का नाम है चुंबा घाटी। क्या नाम? चंबा कह सकते हो, चुंबा, चुंबा घाटी। हिमाचल प्रदेश राज्य, कुल्लू पहाड़ी, चुंबा घाटी, इसी के पास से निकलते हुए दर्रा है, दर्रे का नाम है रोहतांग। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रे से कहते हैं निकलते हुए क्या आगे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहती हुई पंजाब के अंदर, पंजाब के बाद में पाकिस्तान के अंदर बह जाती है। किस प्रकार से? देखो यहां पर ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश इस प्रकार से, फिर पंजाब, पंजाब के बाद इस प्रकार से सीधी सीधी ऊपर वाली भी क्या इसके साथ आके मिल गई, और ये भी क्या इसके साथ आकर मिल जाती है। किसके साथ? चिनाब। ऊपर वाली ये कौन सी थी? ये तो थी झेलम, झेलम का नीचे वाली कौन सी आ गई? चेनाब। चेनाब ये कौन सी आ गई? इस नदी का नाम है रावी, या फिर आपके सामने क्या है? इरावती या फिर परुषणी नदी भी कहा जाता है। तो ये नदी कहां से निकलती है? निकलने के स्थान है वो कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी कौन सी? कुल्लू पहाड़ी। कुल्लू पहाड़ी में स्थान पूछे जाए, घाटी कौन सी? चुंबा घाटी। और दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रे से निकल।
इस नदी के ऊपर परियोजना के संबंध में तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन इस नदी के किनारे कुछ क्या है, शहर है। शहरों की अगर बात की जाए तो एक शहर है, शहर का नाम क्या है, सबसे पहले शहर का नाम आता है अमृतसर। कौन सा शहर, अमृतसर। अमृतसर किस नदी के किनारे है, हम कहते हैं रावी नदी के किनारे। अमृतसर की अगर बाद में बात की जाए तो इसके बाद में आता है पाकिस्तान का शहर, शहर का नाम क्या है, लाहौर। कौन सा शहर, लाहौर। लाहौर भी किस नदी के किनारे, हम कहते हैं रावी नदी के किनारे। लेकिन अगर इतिहास के संबंध या इतिहास के संदर्भ में एक क्वेश्चन बनता है, ये बन सकता है कि जहांगीर, मुगलों का शासक कौन था, जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है, ये मकबरा किस नदी के किनारे बना हुआ है, वो बना हुआ है रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। तो आपने क्या देखा, अमृतसर शहर जो गुरुजी कौन सा, सिखों का आप कह सकते हो स्वर्ण मंदिर है, वो किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, जो पंजाब के अंदर है। लाहौर पाकिस्तान के अंदर जो शहर है, वो किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और मुगलों के शासक कौन से, जहांगीर, जिसका मकबरा किस नदी के किनारे, तो हम कहते हैं रावी नदी के किनारे। इसके बाद में आगे की जो नदी आती है, नदी का नाम है चारण पे नदी। तो क्रम से देखा जाए तो व्यास आती है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले कौन सी नदी, पहले पढ़ेंगे नदी का नाम है सतलज। क्या नाम नदी का, सतलज। चारण पे, वो आगे वाली बात में पढ़ेंगे। सतलज को कहते हैं सतुदी नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सतुदी, या इसे सतुद्री नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सतुद्री। एक ही नाम, सतुदी कह दो, सतुद्री कह दो, सतलज कह दो, एक ही नाम है। ये नदी कहां से निकलती है, ये नदी निकलती है इसी, जहां से मैंने बताया था कि एक ऐसा पर्वत जिससे हम 3 नदियां निकालेंगे, कौन सी, वही पर्वत, यहां पर इस प्रकार से। पर्वत का नाम क्या था बेटा, पर्वत का नाम था कैलाश। इस कैलाश पर्वत के पास में एक झील है, जो मैं बता चुका हूं, पहले 2 नदियों की चर्चा कर चुका हूं। झील का नाम है मानसरोवर। कौन सी झील है, मानसरोवर। मानसरोवर के दक्षिण में कहते हैं यहां पे एक छोटी सी झील बनी हुई, झील का नाम है रॉक स्टार। क्या नाम है, रॉक स्टार झील। इस रॉक स्टार झील से कहते हैं एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है, रॉक स्टार झील से जो नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है, सतलुज नदी। जो गुरुजी कहां से, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के कहां से, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के स्थान में कौन सा है, रॉक स्टार, जो छोटा सा स्थान है, जहां से ये नदी निकलती है, उस स्थान पर इस नदी को क्या कहा जाता है, लोंग चेन। क्या कहा जाता है, लोंग चेन खबाब। कहने का सतलज नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है, लोंग चेन खबाब के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि सतलज नदी को किस देश के अंदर, चीन देश के अंदर किस नाम से जाना जाता है, लोंग चेन खबाब के नाम से जाना जाता है। जो कहां से निकलती है, तो स्थान कह सकते हो कौन सा, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत नहीं पूछे तो मानसरोवर, मानसरोवर नहीं पूछे, छोटा छोटा पूछा जाए तो कौन से, रॉक स्टार झील से निकलती। यहां से नदी किस प्रकार से, ऐसे निकलती। और हिमाचल प्रदेश में हम पंजाब से होते हुए सीधी जाकर किसमें मिल जाती है, चिनाब के अंदर मिल जाती है। और चिनाब के बाद में सीधी कहां, अपने सिंधु के अंदर चल गिराती है। तो क्या बताया, ये नदी कहां से निकलती है, मैंने बताया सबसे पहला स्थान का नाम क्या है, मानसरोवर, कैलाश पर्वत और रॉक स्टार झील। ये कहते हैं कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर इस नदी के किनारे एक क्या बनी हुई, परियोजना बनाई गई। परियोजना का नाम क्या है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस नदी के ऊपर क्या एक परियोजना बनाई गई। परियोजना का नाम है झाकरी परियोजना। क्या नाम है, झाकरी परियोजना। झाकरी परियोजना किस नदी के किनारे बनाई गई है, कौन से राज्य के अंदर है, राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर गुरुजी कौन सी, झाकरी परियोजना, जो कौन सी नदी पर, सतलज, सतुद्री या फिर सतुद्दी नदी के ऊपर बनाई गई है। इसके बाद में एक शहर आता है पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर शहर का नाम है लुधियाना। कौन सा शहर है, लुधियाना। लुधियाना के कहते हैं रेडीमेड कपड़े के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर है लुधियाना, जिससे सर्वाधिक जो व्यापारी लोग हैं या फिर कह सकते हैं थोक विक्रेता है, वहीं से सर्वाधिक कपड़ा वगैरह लाकर और खुदरा रूप के अंदर बेचते हैं। ये लुधियाना शहर कहते हैं पहले प्राचीन समय के अंदर, क्या बात है, प्राचीन समय के अंदर कहते हैं लुधियाना शहर है, वो सतलज नदी के एकदम तट पर बसा हुआ था।
लेकिन धीरे धीरे कहते हैं या तो शहर क्या आगे की ओर खिसकता गया, या फिर नदी ने क्या है अपना उत्तर की तरफ से क्या रास्ता काटते गया, उत्तर की तरफ खिसकता गया। वर्तमान में कहते हैं ये लुधियाना शहर है, क्या काम है, वर्तमान के जो लुधियाना शहर है वो इस नदी से कितनी दूर हो गया, लगभग कहते हैं 13 किलोमीटर क्या है इस नदी से दूर चला गया। या तो शहर धीरे धीरे प्लानिंग हो गया आगे की ओर, या फिर नदी क्या धीरे धीरे समय के अनुसार आगे की ओर कटाव करती गई और इससे क्या बढ़ाती गई, दूरी बढ़ाती गई। यहां से कहते हैं ये नदी जैसे क्या पंजाब और हिमाचल के अंदर प्रवेश करती है तो यहां पर कहते हैं एक सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गोविंद सिंह। इस गोविंद सिंह के नाम पर कहते हैं भारत का सबसे बड़ा एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया, जिसका नाम क्या रख दिया, गोविंद सागर। क्या नाम दिया, गोविंद सागर जलाशय, या फिर कह सकते हो गोविंद सागर क्या झील, जो भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कहते हैं हाथ से बनाई गई झील है, जिसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील, जो सिखों के 10वें गुरु के नाम पर रखी गई थी। यहां पर क्या इस प्रकार से इस झील का निर्माण होता है, जो पंजाब के अंदर झील कहां पर बनाई गई, पंजाब। इस झील के अंदर ऊपर कहते हैं 2 बांध बनाए गए। पहला एक बांध बनाया गया, बांध का नाम क्या है, पहला एक बांध बनाया गया जिस बांध के द्वारा कहते हैं पानी को रोका गया। बांध का नाम क्या है, सबसे छोटा बांध है, बांध का नाम है पहला, जिसका नाम है नागर। क्या नाम बांध का, नागर। इसी के बगल में कहते हैं फिर एक बांध बनाया गया आगे, और जिस बांध के माध्यम से कहते हैं विद्युत और कह सकते हैं कि पेयजल सिंचाई आदि की पूर्ति होती है, उस बांध का नाम है क्या, भाखड़ा। पहला बांध क्या गया, नागल बनाया गया, नागल के द्वारा क्या किया गया, पानी को रोका गया, और इसके द्वारा क्या किया गया, नागल के द्वारा क्या परियोजना की पूर्ति होती है, कहने का यहां से विद्युत वगैरह की क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कौन सा, भाखड़ा और नागल। कहते हैं इस भाखड़ा और नागर प्रयोग बांध है, यह भारत का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। एक तो ऊंचाई पर स्थित है, वो तो कौन सा, गंगा नदी पर है, जो टिहरी बांध कह सकते हैं, फिर टिहरी जिले उत्तराखंड के अंदर बना। लेकिन भारत का सबसे बड़ा बांध मतलब ऊंचा बांध है, उस बांध का नाम क्या है, भाखड़ा नागर बांध है, जो कौन सी नदी बना, सतलज नदी। कौन से राज्य के अंदर बना है, तो पंजाब राज्य के अंदर बना हुआ है। वैसे तो क्या हिमाचल की सीमा पर है, तो कुछ किताबें इसको हिमाचल भी लिख सकती है, लेकिन रियल में देखा तो ये पंजाब के अंदर ही बना हुआ है, क्योंकि गोविंद सागर जलाशय वगैरह सारे कहां है, पंजाब के अंदर। इस वजह से कैसे पंजाब के परियोजना ही कहते हैं। अब क्या कहते हैं, इस परियोजना का शुभारंभ करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब, 10 अक्टूबर सन 1962। इस दिन कहते हैं इस परियोजना या फिर इस बांध की क्या शुभारंभ करने पहुंचे, तो इस बांध की कलाकृति और बांध की विशालता को देखते हुए उन्होंने कहा यह तो आने वाले समय या फिर नवीन भारत, क्यों अभी भारत का क्या निर्माण हो रहा है, नवीन भारत या फिर आधुनिक भारत। क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह तो नवीन या फिर आधुनिक भारत का, क्या आधुनिक भारत का या फिर नवीन भारत का मंदिर किसने कहा, तो भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था, आधुनिक या फिर नवीन भारत का मंदिर कहा था। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर, देखो इसके बाद में बात चलती है, इसे साफ कर देता है देखो बात रहती है। इसके बाद में क्या, इसके बाद में एक इसकी सहायक नदी है, नदी का नाम क्या है, कहां से, इसी स्थान से जहां से कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है। स्थान का नाम क्या है, व्यास कुंड। क्या नाम है, व्यास कुंड। व्यास कुंड या फिर रोहतांग दर्रा कैसे हो, उस रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, व्यास नदी। क्या नाम है, व्यास नदी। इस नदी का कोई अन्य नाम नहीं है। जहां से इस प्रकार से निकलते हुए दूसरे कलर से लोग, क्या दूसरे कलर से लोग इस प्रकार से यहां से निकलते हुए, और क्या पंजाब के अंदर एक स्थान है, पंजाब का एक जिला है, जिले का नाम क्या है, जिले का नाम है हरिके। क्या नाम है, हरिके। इस हरिके नामक जिले के पास में कहते हैं इस व्यास और सतलज दोनों का क्या होता है, संगम होता है। जहां पर संगम होने के कारण कहते हैं पानी की अधिकता को देखते हुए यहां पर एक बांध का निर्माण किया गया। उस बांध का नाम क्या रख दिया, हरिके बेराज सागर। क्या नाम दिया, हरिके बेराज सागर बांध। हरिके बेराज सागर बांध किस स्थान, किस राज्य के अंदर बना है, राज्य का नाम है पंजाब। कौन से राज्य है, पंजाब। कौन से जिले में, हरिके जिले में। किस नदी पर, सतलज नदी पर। कौन सी दो नदियों के संगम पर, सतलज और व्यास नदी के संगम पर।
और इसी हरीके बिराज से कहते हैं भारत की सबसे लंबी नहर, जिसे क्या कहते हैं, राजस्थान नहर, या फिर वर्तमान में इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इस नहर का क्या निकाला गया, इस नहर की चर्चा क्या है, मैं जब आपको राजस्थान ज्योग्राफी कराऊंगा विस्तृत कम से कम 2 से 3 क्लास से पढ़ेंगे इसकी, वो भी क्या है आपको विस्तृत को उस रूप में बताऊंगा, उस समय बताऊंगा, आज कुछ नहीं। इसके बाद में कितनी परियोजना पढ़ ली हमने, तीसरी 3 पढ़ ली। चौथी परियोजना कहते हैं कि इसी पंजाब के अंदर कहते हैं तीसरी परियोजना बनाई गई है, जो भारत की प्रथम परियोजना थी। परियोजना का नाम क्या था, मसीता वाली हेड से। कौन से, मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड से कहते हैं एक नहर का निर्माण किया गया, उस नहर का नाम है गंग नहर, जो बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। 1921 में शुरू की गई थी और 1927 तक इस नहर का क्या निर्माण चला। तो भारत की पहली परियोजना थी जो गुजरी कहां से, पंजाब से शुरू की गई। तो कहने का सतलज नदी पर हमने कितनी परियोजना बना दी, 4 बना दी। पहली परियोजना कौन सी थी, झाकरी परियोजना, दूसरी परियोजना भाखड़ा नागर परियोजना, तीसरी हरिके बिराज सागर परियोजना, और चौथी कौन सी, मसीता वाली, कह सकते हो गंगा नहर परियोजना। अगर इसके क्या देखें, विस्तार की चर्चा देखें तो ये नदी कितने देशों के अंदर बहती है, ये नदी बहती है 3 देशों के अंदर। पहला कौन सा था आपका, चीन। चीन के बाद में बात करूं दूसरा कौन सा आता है, दूसरा है भारत। भारत के बाद में बात करूं तो तीसरा कौन सा आता है, पाकिस्तान। तो कहने का अर्थ क्या आता है कि सिंधु के समांतर, क्या लिखा, सिंधु के समांतर बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो नाम है सतलज। पहली बात, सिंधु की समांतर बहने वाली नदी सहायक नदी कौन सी है, सतलज। और उस सबसे लंबी सहायक नदी की बात करूं तो भी कौन सी है, सतलज। अगर मैं प्राचीन की बात करूं कि प्राचीन सहायक नदी कौन सी है, तो प्राचीन सहायक नदी की कौन सी रहती है, आपकी सतलज ही रहती है, जो लगभग क्या इसके पास से जाकर मिलती है, लेकिन सीधी पानी नहीं गिराकर अपना जल किसके साथ, चिनाब से गिराते हुए क्या सिंधु के अंदर गिराती है। तो ये थी इन नदियों की विशेषता, व्यास की विशेषता, कोई लंबी विशेषता कोई है नहीं। बाकी इनके मैदानों की विशेषता मैं पहले बता चुका हूं। भारत के भौतिक प्रदेशों में विशाल का मैदान करवाया था, उसमें बताया था कि रचना मैदान किसे कहते हैं, बारी का मैदान किसे कहते हैं, छाछ का मैदान किसे कहते हैं, सिंधु सागर का मैदान किसे कहते हैं, कौन कौन सी नदियों की इसमें, ये सारी बातें मध्य विशाल मैदान के लिए बता चुका हूं। वो आप क्लास देखोगे तब आपको पता चल जाएगा इनके बीच के मैदान को क्या कहा जाता है। ये थी आपकी सिंधु नदी। इसके बाद हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रायद्वीप में भारत की नदियों की चर्चा करेंगे, उसके अंदर सारी नदियां आएंगी जो दक्षिणी भारत के अंदर बहती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद विद्यार्थियों।